दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारे वैज्ञानिकों की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज के अंदर इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने वह नहीं देखे तो आप वह देखिए, इससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो इसी सीरीज के अंदर हम चौथा पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का चौथा पार्ट। हमारे आज के पहले वैज्ञानिक रहेंगे अभय वसंत अष्टेकर। बात करें अभय वसंत अष्टेकर की, तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकविद थे, मतलब थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। जिन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? इन्होंने गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, ब्रह्मांड विज्ञान मतलब कॉस्मोलॉजी, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण मतलब क्वांटम ग्रेविटी, इनके क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन क्षेत्रों के अंदर काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, मतलब इनके शोध के क्षेत्र थे। बात करें वे लूप क्वांटम ग्रेविटी मतलब क्या, LQG जिसे कहते हैं लूप क्वांटम ग्रेविटी के संस्थापक थे, उनमें से एक थे। जितने भी लोगों ने मिलके, वैज्ञानिकों ने मिलके इनकी स्थापना की है। LQG मतलब लूप क्वांटम ग्रेविटी, तो इसकी संस्थापना जिन जिन ने की है तो उनके संस्थापकों में से एक है। तो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत मतलब जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम यांत्रिक मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, इनको एकीकृत करने का प्रयास करता है। तो ये हमारे लूप क्वांटम ग्रेविटी क्या करता है, ये हमारे सामान्य सापेक्षता सिद्धांत मतलब जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, इन दोनों को एकीकृत या जोड़ने का कार्य करता है। तो इन्होंने जिन जिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे रिसर्चर थे, जिन्होंने ये LQG दिया था, उनमें से एक हमारे अभय वसंत अष्टेकर भी थे, जो हमारे भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है। अब बात करते हैं LQG, इसके विकास की बात करते हैं, मतलब लूप क्वांटम ग्रेविटी की विकास की बात करें तो लूप क्वांटम ग्रेविटी क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को मिलाने का एक वैकल्पिक तरीका होता है। क्या होता है? लूप क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को मिलाने का एक वैकल्पिक तरीका है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या, स्थान और समय की संरचना क्वांटम लूप्स से बनी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, स्थान मतलब स्पेस और समय मतलब टाइम, इनकी संरचना दोनों क्या है, क्वांटम लूप्स से बनी होती है, जो इसे क्या है, निरंतर की बजाय विरक्त मतलब डिस्ट्रैक्ट बनाती है। जो इसे कंटिन्यूस की बजाय क्या, विविक्त या डिस्क्रीट बनाती है। यह सिद्धांत क्या, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के विभिन्न क्षणों को समझने में मदद करता है। जो हमारा ये सिद्धांत है लूप क्वांटम ग्रेविटी का, तो ये सिद्धांत क्या करता है, ब्लैक होल किस तरह बनता है, साथ ही साथ ब्रह्मांड के जो प्रारंभिक क्षण थे उनको समझ। प्रारंभिक क्षण का मतलब जब बिग बैंग वाली थ्योरी आती है, मतलब ब्रह्मांड जिस समय शुरू हुआ था उस समय की बात करते हैं, तो उस समय किस तरह बना था, किस तरह उसने आगे बढ़ी थी, प्रगति की थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझने में हमारी मदद करता है कौन, लूप क्वांटम ग्रेविटी। फिर बात करें बिग बैंग के वैकल्पिक मॉडल की। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया लूप क्वांटम ग्रेविटी के अंदर उन्होंने जो उनको प्रारंभिक क्षणों को समझने में मदद की, तो उन्होंने ये तो बताएंगे। फिर बिग बैंग सही नहीं था, बिग बैंग सही नहीं था, तो फिर उनसे पूछा गया कि बिग बैंग सही नहीं है तो आपके अनुसार क्या हुआ होगा। फिर उन्होंने इसका एक वैकल्पिक मॉडल दिया, उसे कहते थे बाउंसिंग यूनिवर्स। क्या दिया उन्होंने, बाउंसिंग यूनिवर्स की बात करें तो हमारे अष्टेकर सर है और उनके जो सहयोगी है, इन्होंने प्रस्तावित किया कि बिग बैंग से पहले क्या एक बाउंस हो सकता है। क्या, बिग बैंग तो हुआ था लेकिन बिग बैंग से पहले क्या एक बाउंस हुआ था। उनके अनुसार ब्रह्मांड शून्य घनत्व तक नहीं सिकुड़ता। वो कहते हैं ना कि सब चीज़ें कि पहले एक शून्य में थी, शून्य से सब कुछ बना है। तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड क्या एक शून्य घनत्व तक नहीं सिकुड़ सकता, बल्कि एक न्यूनतम आकार या न्यूनतम आकार तक पहुंचकर फिर से विस्तार करने लगता है। पहले तो क्या होता है, सिकुड़ता रहेगा सारा ब्रह्मांड, फिर क्या होगा, अचानक क्या है कि एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद वो सिकुड़ना बंद कर देगा, फिर उसके बाद से वह विस्तार होना शुरू कर देगा। और अभी हमारा ब्रह्मांड क्या विस्तार कर रहा है। यह विचार क्या लूप क्वांटम ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। इसे बाउंसिंग यूनिवर्स मॉडल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, बाउंसिंग यूनिवर्स मॉडल। मतलब जैसे रबड़ होता है, रबड़ को जब हम बाहर दूर खींचते हैं तो वह एक लिमिट होती है, लिमिट तक ही खींच पाता है। अगर उसको उस लिमिट के आगे खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो हमारा यूनिवर्स भी एक लिमिट तक ही विस्तार होता है, फैलता है। फिर उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो वापस सिकुड़ने लगेगा, और इस सिकुड़ना भी एक लिमिट तक ही होता है। जैसे रबड़ होता है, जिसको हम छोड़ देंगे तो एक लिमिट तक ही वह सिकुड़ पाएगा। ऐसा नहीं है वो कभी सिकुड़ के बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो कभी नहीं हो सकता वो। तो फिर उसके बाद फिर से फैलना, सिकुड़ना, तो इसको हम बाउंसिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं।
ये हमारे अस्टेगर सर और उनके जो हमारे दूसरे सहयोगी थे, इन सब ने मिलके दी थी। फिर उन्होंने दिया ब्लैक होल भौतिकी, मतलब ब्लैक होल फिजिक्स में उनका योगदान के बारे में बताएं। तो उन्होंने ब्लैक होल के क्वांटम गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, ब्लैक होल के क्वांटम गुणों का अध्ययन किया। यह दिखाया कि ब्लैक होल में सिंगुलरिटी नहीं होती, बल्कि वहाँ एक क्वांटम शोधित क्षेत्र होता है। उन्होंने क्या बताया, ब्लैक होल के क्वांटम गुणों का उन्होंने अध्ययन किया और ये दिखाया कि ब्लैक होल में क्या सिंगुलरिटी नहीं होती, बल्कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ एक क्वांटम शोधित क्षेत्र होता है। उनके सिद्धांत ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन और थर्मोडायनेमिक्स, इनको समझने में भी नई अंतर्दृष्टि या नए तरह के जो विचार है वो दिए, कि पहलू दिए कि इस तरह से भी आप सोच सकते हो। तो उनके जो सिद्धांत था, तो उनके सिद्धांतों ने ब्लैक होल के जो इवेंट होराइजन और थर्मोडायनेमिक्स, इसको समझने में कई नई अंतर्दृष्टि दी। अब बात करें सामान्य सापेक्षता और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, इनका संगम भी उन्होंने किया। क्या उन्होंने सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत करने के प्रयास किए। उन्होंने क्या किया, सामान्य सापेक्षता मतलब जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, इनको एकीकृत करने के प्रयासों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। उनके शोध ने क्या किया, आधुनिक भौतिकी में स्पेस टाइम क्वांटाइजेशन, क्या क्वांटिजेशन, जो हमारे जैसे आपने यदि वो मूवी देखी है एंटमैन मूवी के अंदर भी क्या होता है, क्वांटाइजेशन, मतलब वो इतना छोटा हो जाता है कि क्वांटम साइज का हो जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ स्पेस टाइम की धारणा को मजबूत किया। तो उनके शोध ने क्या किया, आधुनिक भौतिकी में स्पेस टाइम क्वांटाइजेशन की धारणा को मजबूत किया। फिर आता अष्टेकर चर। क्या था अष्टेकर चर, मतलब अष्टेकर वेरिएबल्स की बात करें तो अष्टेकर चर या अष्टेकर वेरिएबल्स का विकास की बात करें तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण समीकरणों को हल करने के लिए अष्टेकर चर विकसित किए, जिससे सामान्य सापेक्षता और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की गणना को सरल बनाया गया। तो उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण समीकरणों को हल करने के लिए अष्टेकर चर विकसित किए, जिससे कि सामान्य सापेक्षता क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की गणना को आसान बनाया गया। इन चर का उपयोग लूप, क्वांटम ग्रेविटी और अन्य क्वांटम सिद्धांतों में किया जाता है। जो हमारे ये चर थे अष्टेकर चर, इन चरों का वेरिएबल्स का उपयोग कहाँ किया जाएगा, इन चर का उपयोग लूप, क्वांटम ग्रेविटी और जो अन्य गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत है उनके अंदर किया जाता है। अब जो हमारा अष्टेकर सर है, तो अष्टेकर सर का शिक्षा और वैज्ञानिक समुदाय में क्या योगदान रहा उसके बारे में देखें। तो पेंसिल्वेनिया, जो हमारे अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी है, तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेविटेशन एंड द कॉस्मोस, उनके वो डायरेक्टर या निदेशक भी रहे। तो शिक्षा में उनकी बात करें तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर वो भौतिकी के प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेविटेशन एंड द कॉस्मोस, तो उसके निदेशक या डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने कई वैज्ञानिक पत्र, मतलब रिसर्च पेपर और किताबें लिखी है जो भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो उनके द्वारा लिखी किताबें और वैज्ञानिक पत्र, रिसर्च पेपर क्या है, हमारे भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब बात करते हैं उनको दिए गए सम्मान और पुरस्कारों की। तो फिर आता है आइंस्टीन पुरस्कार। आइंस्टीन पुरस्कार उनको 2021 में दिया गया अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के द्वारा भौतिकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने जो उत्कृष्ट योगदान दिया, उस उत्कृष्ट योगदान के लिए जो हमारे अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी है उसके द्वारा आइंस्टीन प्राइज 2021 उसे दिया गया, उन्हें दिया गया। फिर IUPAP डीरेक मेडल, IUPAP डीरेक मेडल 2014, तो क्वांटम गुरुत्वाकर्षण में उनके योगदान के लिए, या क्वांटम गुरुत्वाकर्षण में उनके योगदान के लिए IUPAP डीरेक मॉडल के मेडल उनको दिया गया। फिर आता है गणितीय भौतिकी में लेवी सिविटा मेडल, ये लेवी सिविटा मेडल है जो गणितीय भौतिकी में उनके कार्य के लिए दिया गया। वे अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी और अन्य प्रतिष्ठित जो हमारे वैज्ञानिक संगठन है उनके सदस्य भी रहे। तो उन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो वे हमारे अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी और अन्य जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संगठन है उसके सदस्य भी रहे। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमारे जो अभय वसंत अष्टेकर साहब थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ब्लैक होल, बिग बैंग, ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जो लूप क्वांटम ग्रेविटी सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जो हमारे गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम प्रभाव, इनको समझने के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देता है।
इनके प्रभाव को समझने के लिए क्या करता है, क्रांतिकारी दृष्टिकोण देता है। उनकी खोजों ने क्या किया, उनकी खोजों ने आधुनिक भौतिकी में नई राहें खोली है। क्या नई राहें खोली है और गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करेंगे अगले वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर अदिति पंत। क्या डॉक्टर अदिति पंत की बात करें तो डॉक्टर अदिति पंत भारत की प्रमुख समुद्र वैज्ञानिक है, मतलब ओशियनोग्राफर है, जो अंटार्कटिका अभियान मतलब अंटार्कटिक एक्सपेडिशन में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिकों में से एक थी। तो बात करें डॉक्टर अदिति पंत की, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट है। तो डॉक्टर अदिति पंत भारत की प्रमुख समुद्र वैज्ञानिक मतलब ओशियनोग्राफर है, जिन्होंने क्या किया, अंटार्कटिका अभियान, अंटार्कटिक एक्सपेडिशन है, उसमें भाग लेने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिकों में से एक है। उनका योगदान मुख्य रूप से समुद्री विज्ञान मतलब मैराइन साइंस, अंटार्कटिक अनुसंधान, अंटार्कटिक रिसर्च और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के अध्ययन से संबंधित है। तो बात करें उनका योगदान की, तो उनका योगदान मुख्य रूप से क्या, समुद्री विज्ञान मतलब मरीन साइंस, अंटार्कटिक अनुसंधान, अंटार्कटिक रिसर्च और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज इनके अध्ययन से संबंधित रहा है। डॉक्टर अदिति पंत। बात करें भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान की। भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान में भागीदारी की बात करें 1983 में किया था भारत ने। तो डॉक्टर अदिति पंत भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान जो हमारा इंडियन आर्कटिक एक्सपेडिशन था 1983 में, उसमें शामिल हुई थी, मतलब भारत से गई थी वहाँ पर अंटार्कटिका। वह अंटार्कटिका में अनुसंधान करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिकों में से एक बनी। मतलब जितने भी वैज्ञानिक गए थे उनमें महिला कौन थी, डॉक्टर अदिति पंत। इस अभियान का उद्देश्य अंटार्कटिका के वातावरण, समुद्री जल विज्ञान और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना था। तो क्या इस अभियान का उद्देश्य क्या था, इस अभियान का जब अंटार्कटिका का अभियान था तो इस अभियान का उद्देश्य अंटार्कटिका के वातावरण, समुद्री जल विज्ञान और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना था। बात करें समुद्र विज्ञान के, समुद्र विज्ञान और अंटार्कटिका पर शोध। उन्होंने अंटार्कटिका के समुद्री जल के पोषक तत्वों, जलधाराओं और जैव विविधता पर काफ़ी ज़्यादा शोध किया। उन्होंने क्या किया, अंटार्कटिका के समुद्री जल में जो पोषक तत्व हैं, जलधाराएँ, किस तरह की जलधाराएँ वहाँ कार्य करती हैं उनके बारे में और जैव विविधता पर काफ़ी ज़्यादा शोध किया। उनका अध्ययन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली, महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद करता है। उन्होंने जो वहाँ जाके अध्ययन किया तो यह अध्ययन क्या करता है, पृथ्वी की जो जलवायु प्रणाली है, महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उन्होंने समुद्र के जो रासायनिक गुण हैं, जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सी वाटर की, और जो हमारे महासागरीय धाराएँ हैं, ओशियन करंट्स, इनके प्रभाव पर भी महत्वपूर्ण शोध किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समुद्र के जो रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उन पर और महासागरीय धाराओं, इनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण शोध किए। फिर बात करें राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र NCAOR की बात करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राष्ट्रीय अंटार्कटिक का और समुद्री अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, इसमें कार्य किया। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक रिसर्च एंड अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च में कार्य किया। अब बात करें तो ये जो हमारा NCAOR है, तो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक रिसर्च जो सेंटर है, तो इसमें क्या उन्होंने भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रमों उसको मजबूत करने में योगदान दिया। तो ये जो हमारा सेंटर था, इस सेंटर ने क्या किया, भारत की जो ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम है उसको मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। अब बात करते हैं भारतीय समुद्री विज्ञान में उनका योगदान देखें तो उन्होंने राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी में कार्य किया, जहां उन्होंने समुद्री पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। उन्होंने क्या किया, समुद्री पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। उनके शोध ने मछली उत्पादन, समुद्री संसाधनों के संरक्षण, समुद्री परिस्थितिकी को बेहतर समझने में मदद की। जो उनका शोध था, उनके शोध ने क्या किया, मछली उत्पादन, समुद्री संसाधनों के संरक्षण और समुद्री परिस्थिति को बेहतर समझने में भी मदद की। तो बात करें महिला वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है डॉक्टर अदिति पंत। तो हमारे अदिति पंत भारत की उन अग्रणी महिला वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने समुद्र विज्ञान और अंटार्कटिका अनुसंधान में महिलाओं के लिए एक नई राह खोली। उन्होंने ये बताया कि महिलाएं इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर सकती है।
तो इससे क्या है, बाकी महिलाओं ने इनसे प्रेरणा ली। वे क्या भारत में महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करने और विज्ञान के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक आदर्श बन गई। क्या उन्होंने क्या किया, वे क्या है भारत में महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करने, साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक तरह से आदर्श बन गए। सभी महिलाओं ने उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ली और इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने की उन्होंने ठानी। बात करें उनके पुरस्कार और सम्मानों की, बात करें उनके योगदान के लिए उन्हें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। वह भारत की प्रतिष्ठित समुद्र वैज्ञानिक संस्थाओं से जुड़ी रही। उन्होंने महासागरीय अनुसंधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया, महासागरीय जो अनुसंधान है उसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो डॉक्टर अदिति पंत का योगदान समुद्र विज्ञान, अंटार्कटिका अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान में भाग लेकर महिला वैज्ञानिकों के लिए एक मिसाल कायम की और उनके शोध ने क्या किया, समुद्र पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन को समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह हमारे अदिति पंत ने ओशियनोग्राफी या समुद्र विज्ञान में काफ़ी अच्छा कार्य किया। अब अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे अमल कुमार राय चौधरी। क्या वैज्ञानिक का नाम क्या, अमल कुमार राय चौधरी। तो अमल कुमार राय चौधरी एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिकविद थे, मतलब फिजिसिस्ट थे और गणितज्ञ थे। देख सकते हैं हमारे कौन थे, प्रसिद्ध भौतिकविद, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन है, जिन्होंने सामान्य सापेक्षता मतलब जनरल रिलेटिविटी, ब्रह्मांड विज्ञान मतलब कॉस्मोलॉजी, गणितीय भौतिकी मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स, इनके क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। कौन कौन से काम किए इन्होंने, जनरल रिलेटिविटी मतलब सामान्य सापेक्षता, ब्रह्मांड विज्ञान मतलब कॉस्मोलॉजी और गणितीय भौतिकी मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स, इनके क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने जो आइंस्टीन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, तो उसको समझने और विस्तारित करने में भी बहुत भूमिका भी निभाई। मतलब विस्तारित करने मतलब उनको और डिटेल से समझाया सभी को। अब बात करते हैं, उन्होंने एक समीकरण दिया, अमल कुमार राय चौधरी को एक समीकरण के लिए याद किया जाता है। समीकरण का नाम है राय चौधरी समीकरण। अमल कुमार राय चौधरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राय चौधरी समीकरण है। क्या अमल कुमार राय चौधरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, राय चौधरी समीकरण है। यह समीकरण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कणों और प्रकाश की गतिशीलता को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। यह समीकरण क्या है, जो हमारे अमल कुमार राय चौधरी का समीकरण है, राय चौधरी समीकरण। तो समीकरण क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में कणों और प्रकाश की गतिशीलता को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इस समीकरण ने क्या किया, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान मतलब जो हमारा मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है और ब्लैक होल भौतिकी, ब्लैक होल फिजिक्स, इसको गहराई से प्रभावित किया। इस समीकरण ने क्या किया, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान मतलब हमारे मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और ब्लैक होल भौतिकी, ब्लैक होल फिजिक्स, इसको गहराई से समझने में मदद की। यह समीकरण यह दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे पदार्थ और ऊर्जा को आकर्षित करता है। क्या गुरुत्वाकर्षण किस तरह से पदार्थ और ऊर्जा को आकर्षित करता है और इसका उपयोग क्या, इसका उपयोग ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन को समझने में किया जाता है। जो हमारा अमल कुमार राय चौधरी ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण किस तरह पदार्थ और ऊर्जा को आकर्षित करता है और इसका उपयोग क्या है, ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन को समझने में भी किया जाता है। फिर बात करें हमारे उनका योगदान किस में, हमारा सामान्य सापेक्षता और ब्रह्मांड विज्ञान में। सामान्य सापेक्षता ब्रह्मांड विज्ञान में उनके योगदान के बारे में बात करें तो उन्होंने आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में महत्वपूर्ण गणनाएं की, जो ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में मदद करती है। तो उन्होंने क्या किया, आइंस्टीन के जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण गणनाएं की, साथ ही साथ जो ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में मदद करती है। उनके कार्यों ने बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था मतलब अर्ली यूनिवर्स के अध्ययन को मजबूत किया। वही उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में कार्य किया उन कार्यों ने क्या किया, बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड की जो प्रारंभिक अवस्था है अर्ली यूनिवर्स, इसके अध्ययन को भी मजबूत किया। मतलब उसमें जो जो खोजें की गई थी उनमें और भी तथ्य इन्होंने ऐड किए, जोड़े। फिर बात करें ब्लैक होल और सिंगुलरिटी सिद्धांत में योगदान, उन्होंने क्या किया, ब्लैक होल और सिंगुलरिटी सिद्धांत है उसमें क्या योगदान दिया, इसकी बात करें तो अमल कुमार राय चौधरी हमारे ने जो राय चौधरी समीकरण दिया था, राय चौधरी समीकरण का उपयोग सिंगुलरिटी थ्योरम को संबोधित करने में किया गया, जिसे बाद में स्टीफन हॉकिंस और रोजर पेनरोज उन्होंने विकसित किया। मतलब शुरुआत की बात करें तो हमारे राय चौधरी समीकरण था, इसका उपयोग किया गया सिंगुलरिटी थ्योरम को साबित करने में, और इसी को फिर आगे जाके हमारे स्टीफन हॉकिंस, रोजर पेनरोज,
इन्होंने विकसित किया। उनका शोध ब्लैक होल के निर्माण, गुरुत्वाकर्षण के पतन, जो उनका शोध है ना किस में कार्य करता है, किस क्षेत्र में, तो उनका शोध कार्य हमारे ब्लैक होल का निर्माण और गुरुत्वाकर्षण पतन मतलब ग्रेविटेशनल कोलैप्स, इस प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। क्या उनका शोध का ब्लैक होल के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण पतन मतलब ग्रेविटेशनल कोलैप्स, इसकी प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। अब बात करें हमारे सैद्धांतिक भौतिकी में उनका क्या योगदान है। सैद्धांतिक भौतिकी में उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने गणितीय भौतिकी और टेंसलर कैलकुलस इनमें गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, गणितीय भौतिकी और टेंसर जो हमारे कैलकुलस है उनमें गहराई से अध्ययन किया। उनके शोध पत्र आज भी क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग लिए जाते हैं। जो उन्होंने उस समय शोध पत्र किए थे, शोध किए थे काफ़ी सारे, उन शोधों को आज भी क्या है हमारे गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड विज्ञान उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। फिर बात करें वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान और विरासत। क्या वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान और विरासत की बात करें तो राय चौधरी समीकरण आज भी सामान्य सापेक्षता और ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। जो हमारा राय चौधरी समीकरण है, तो राय चौधरी समीकरण क्या है, आज भी सामान्य सापेक्षता ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। उनके काम को आधुनिक गुरुत्वाकर्षण और जो हमारा ब्रह्मांड विज्ञान उसमें एक आधारशिला माना जाता है। तो उन्होंने जो कार्य किया है, तो उनका कार्य क्या है, उनके काम को आधुनिक गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड विज्ञान में एक आधारशिला माना जाता है। आगे बात करें उनके शोध ने, जो उन्होंने शोध किया, उनके शोध ने कई भौतिकविदों को प्रेरित किया और आज भी उनकी खोजों पर आधारित अध्ययन जारी है। कि उन्होंने जो खोजी की थी उन खोजों पर अध्ययन जारी है कि उन्होंने आगे किस तरह से देखें, ये देख रहे। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो अमल कुमार राय चौधरी ने गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड विज्ञान, ब्लैक होल को अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया, तो अमल कुमार राय चौधरी ने गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड विज्ञान, ब्लैक होल इनके अध्ययन में मूल्य योगदान दिया। राय चौधरी समीकरण गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में पदार्थ और ऊर्जा की गति को समझने में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ। हमारा राय चौधरी समीकरण था कि बहुत बार देख लिया हमने तो वैसे, लेकिन फिर भी एक बार वो देख लेते हैं। राय चौधरी समीकरण हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हमारे पदार्थ और ऊर्जा इनकी गति को समझने में, कि पदार्थ से ऊर्जा और ऊर्जा से पदार्थ किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से गति करता है, इनकी गति को समझने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम आता है। उनके सिद्धांतों का उपयोग सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास को समझने में किया जाता है। उनका काम आज भी क्या आधुनिक भौतिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब उन्होंने जो कार्य किया तो उनके द्वारा किया गया कार्य आज भी क्या आधुनिक भौतिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे अरविंद भटनागर। वैज्ञानिक का नाम क्या है अगले, हमारे अरविंद भटनागर। अरविंद भटनागर साहब के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। अरविंद भटनागर एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है। अरविंद भटनागर क्या है, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है जो मौसम विज्ञान मतलब मेट्रियोलॉजी और वायुमंडलीय विज्ञान मतलब एटमॉस्फेरिक साइंस इनके क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो किन किन क्षेत्रों में काम किया अरविंद भटनागर ने। अरविंद भटनागर एक भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक है तो जिन्होंने मेट्रियोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान मतलब एटमॉस्फेरिक साइंस इनके क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े हुए थे। तो भटनागर साहब थे, तो भटनागर साहब किससे जुड़े हुए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े हुए थे। उनका योगदान भारतीय मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन से में सबसे ज़्यादा था। तो इनका योगदान किन किन क्षेत्रों में था, तो इनका योगदान भारतीय मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण रहा। अब बात करें मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन में योगदान की। क्या मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन में योगदान की बात करें, अरविंद भटनागर ने भारत के मौसम विज्ञान में कई महत्वपूर्ण शोध कार्य किए जिनमें वायुमंडलीय गतिशीलता और मौसम पैटर्न पर अध्ययन शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी बात करें तो वायुमंडलीय गतिशीलता और मौसम पैटर्न पर जो उनका अध्ययन था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभाव को समझने में जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे भारत में प्राकृतिक आपदा जैसे हमारी बाढ़, सूखा, चक्रवात इनकी भी भविष्यवाणी करना आसान रहा। उन्होंने क्या किया, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे भारत में प्राकृतिक आपदा जैसे हमारे बाढ़, सूखा, चक्रवात इनके संबंध में काफ़ी सटीक भविष्यवाणी की जानी संभव हो सकी। उनके शोध ने क्या किया, मौसम विज्ञान के विभिन्न पहलुओं जैसे हमारे वायुमंडलीय दबाव, तापमान, नमी, हवा की गति इन सब को समझने में मदद मिली। जो उन्होंने शोध कार्य की
तो उनसे हमें क्या पता चलता है, हमारे वायुमंडलीय दाब, तापमान, नमी, हवा की गति, इन सबको समझने में मदद मिलती है। अब बात करें भारत में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का विकास। तो उन्होंने मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को सशक्त बनाने में योगदान दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जो कृषि है ये मौसम आधारित है। मौसम का मतलब वर्षा आधारित है। तो इसी वजह से हमारी जो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है ये सशक्त होनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि किस साल सूखा पड़ेगा और किस में अच्छी बारिश आएगी, किस समय कैसा मौसम रहेगा, कब किस समय चक्रवात आएंगे। तो उन्होंने मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है इसको सशक्त बनाने में योगदान दिया, जिससे भारत जिससे क्या भारतीय मौसम विज्ञान को जलवायु बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना देने में मदद मिली। जिससे क्या भारतीय मौसम विभाग को क्या हुआ, जलवायु बदलाव और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनकी पूर्व सूचना देने में भी मदद मिली। उनके द्वारा विकसित जो स्मार्ट और सटीक मौसम पूर्वानुमान तकनीक है, उनका उपयोग अब कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन में किया जाता है। तो उन्होंने जो कार्य किया, तो उनके द्वारा विकसित स्मार्ट और सटीक मौसम पूर्वानुमान तकनीक है, तो इन तकनीकों का उपयोग आज भी किया जा रहा है और आज हमारी कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन इन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अगला पॉइंट आता है हमारे भारतीय मौसम विज्ञान संगठन मतलब IMD, इनके साथ कार्य इन्होंने किया, तो उसके बारे में देखें। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक प्रमुख सदस्य रहे थे। उन्होंने भारत में मौसम और जलवायु अनुसंधान की दिशा तय करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने क्या किया, भारत में मौसम और जो हमारी जलवायु अनुसंधान की दिशा इसको तय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भटनागर साहब, अरविंद भटनागर साहब। तो उनके कार्य ने क्या, मौसम पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता सूचकांक के विकास को बढ़ावा दिया। उनके कार्यों ने क्या किया, मौसम पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता सूचकांक इसके विकास को बढ़ावा दिया। जलवायु अध्ययन में योगदान की बात करें तो भटनागर ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उसके भारत पर प्रभाव उसको समझने के लिए कई पहलुओं पर काम किया कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से हो रहा है और इस जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और उस परिवर्तन का भारत पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया। उनका शोध भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जो मानवता और पर्यावरण पर प्रभाव को समझने के लिए एक मजबूत आधार देता है। तो उन्होंने शोध किया, तो उनका शोध क्या, भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जो मानवता और पर्यावरण पर प्रभाव को समझने के लिए एक मजबूत आधार देता है। फिर शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान की बात करें, क्या शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान की बात करें तो उन्होंने भारतीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों में मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान क्या उन्होंने भारतीय संस्थानों और जो भारतीय संस्थान और विश्वविद्यालय वहाँ पे मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान के पाठ्यक्रमों के विकास में भी योगदान दिया। क्यों? क्योंकि पहले क्या ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती थी। और क्या जो हमारे मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी का मौसम विज्ञान है, तो वायुमंडलीय विज्ञान और जो मौसम विज्ञान है ये हमारे सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने क्या पाठ्यक्रम में इसको जुड़वाया और इसका विकास भी करवाया कि कौन कौन से सिलेबस होने चाहिए, सिलेबस में किन किन पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए। तो भारतीय विज्ञान संस्थानों में मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान के प्रोफेसर और प्रशिक्षक के रूप में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कार्य किया। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय विज्ञान संस्थानों में मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान के जो प्रोफेसर और प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य किया। तो ओवरऑल उनके योगदान की बात करें तो निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि जो हमारे अरविंद भटनागर साहब है, इन्होंने भारत में मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य ने भारत में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को सुधारने में मदद की और जलवायु परिवर्तन की चेतना प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया। उनका शोध अब भी क्या भारत और विश्व भर में मौसम विज्ञान के अध्ययन में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ये थे हमारे अरविंद भटनागर साहब। अब अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं, कौन, अन्नामणि। वैज्ञानिक का नाम क्या, अन्नामणि। तो अन्नामणि की बात करें तो अन्नामणि भारतीय भौतिकीज्ञ और मौसम वैज्ञानिक है। अन्नामणि क्या है, हमारे भारतीय भौतिकीज्ञ और मौसम वैज्ञानिक है, जिनका योगदान मुख्य रूप से मौसम विज्ञान, सूर्य के अध्ययन, वायु माप विज्ञान इनमें था। उनका क्षेत्र क्या रहा, उनका क्षेत्र मुख्य रूप से क्षेत्र था मौसम विज्ञान, सूर्य का अध्ययन और वायु माप विज्ञान। ये क्षेत्र उनके थे जिनके अंदर उन्होंने शोध कार्य किए। उन्हें भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय कार्य के लिए पहचाना जाता है। क्या भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में क्या उन्होंने जो अनोखा अद्वितीय कार्य किया है उसके लिए उनको पहचाना जाता है। खासकर उनकी भूमिका के लिए जो उन्होंने जलवायु परिवर्तन और मौसम पैटर्न को समझने में मदद की कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से हो रहा है और मौसम इस वजह से कैसे बदल रहा है, तो इसको समझने में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की।
बात करें आगे मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान में उनका योगदान की, तो अन्ना मणि ने क्या किया मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, या अन्ना मणि ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। उन्होंने क्या किया वायुमंडलीय वायुमाप, वायुदाब और तापमान के पैटर्न पर काम किया, तो मौसम और जलवायु को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर काम किया, उन्होंने वायुमंडलीय वायुमाप, वायुदाब और तापमान के पैटर्न पर काम किया जो मौसम और जलवायु को समझने के लिए आवश्यक थे। उनका शोध क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में उनकी जो नियुक्ति है उनके दौरान महत्वपूर्ण था, और उनके अनुसंधान ने मौसम और पूर्वानुमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों उनकी भविष्यवाणी में भी मदद की। तो बात करें उनकी, तो उनके अनुसंधान ने क्या किया मौसम पूर्वानुमान और जो वायुमंडलीय परिस्थितियाँ थी उनकी भविष्यवाणी में भी मदद की। फिर बात करें हमारे सूर्य के अध्ययन में योगदान। क्या सूर्य के अध्ययन में योगदान की बात करें, सूर्य के अध्ययन में योगदान की बात करें तो अन्ना मणि ने सूर्य और उनकी गतिविधियों का गहरा अध्ययन किया। अन्ना मणि ने क्या किया सूर्य और उनकी गतिविधियों का गहरा अध्ययन किया, खासकर सौर विकिरण और सूर्य की गतिविधियों के पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव को समझने के लिए। तो उन्होंने क्या सूर्य और उनकी गतिविधियों का गहरा अध्ययन किया, और जो भी किस क्षेत्र में किया, खासकर सौर विकिरण और सूर्य की जो गतिविधियां हैं, गतिविधियों के पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव को समझने के लिए, ये सूर्य की गतिविधियों का पृथ्वी पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसको समझने के लिए इसका प्रयोग किया। उन्होंने सौर विकिरण की माप के लिए उपकरणों का विकास किया। उन्होंने क्या किया सौर विकिरण की माप के लिए क्या किया उपकरणों का विकास किया, इसका और उनका उपयोग किया, जिससे सूर्य और पृथ्वी के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान को समझा जा सके। जिससे क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या ऊर्जा के आदान प्रदान को समझा जा सके, सीखा जा सके। फिर जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभाव पर शोध की बात करें। क्या जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभाव पर शोध की बात करें तो अन्ना मणि ने जलवायु परिवर्तन पर शोध किया, और इस पर उनके जो विचार है भारत और अन्य देशों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जलवायु परिवर्तन पर जो उन्होंने शोध कार्य किया, उनके शोध कार्य के जो परिणाम थे, तो उनके शोध कार्य के परिणाम क्या थे, भारत पर और अन्य देशों के लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए। उनका काम वायुमाप, वायुमंडलीय विज्ञान और सौर गतिविधि के लिए के प्रभाव पर केंद्रित था। उनका काम क्या था वायुमाप, वायुमंडलीय विज्ञान और सौर गतिविधि के प्रभाव पर केंद्रित रहा, जिससे जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में और भी बढ़ावा मिल सका। जिससे क्या हो रहा, जिससे जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में और भी बढ़ावा मिला। फिर आता भारतीय विज्ञान में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हमारी अन्ना मणि। अन्ना मणि ने क्या किया भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया। वे भारत में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक बनी। वे क्या थी भारत में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक बनी। फिर बात करें शैक्षिक योगदान और प्रेरणा। शैक्षिक योगदान और प्रेरणा की बात करें तो अन्ना मणि ने मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान में शिक्षा देने का काम किया। अन्ना मणि ने क्या किया मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान में शिक्षा देने का काम किया, और कई वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया, कई वैज्ञानिकों को उन्होंने ट्रेंड किया। उनका जीवन और कार्य आज भी भारतीय विज्ञान और महिला वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। क्या उनका जीवन और कार्य क्या आज भी क्या भारतीय विज्ञान और महिला वैज्ञानिक है उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अन्ना मणि का योगदान मौसम विज्ञान, सूर्य के अध्ययन, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने सौर विकिरण माप और वायुमंडलीय विज्ञान में किए गए कार्यों के जरिए भारतीय विज्ञान में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उनका कार्य और योगदान भारतीय विज्ञान के इतिहास में अनमोल रहा। तो ये अन्ना मणि था, अन्ना मणि महिला थी, उनके बारे में हमने देखा। अगले वैज्ञानिक रहेंगे हमारे बीरबल साहनी। सभी लोग जानते हैं हमारे पहले बॉटनी हमारे कौन बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी को तो कौन नहीं जानता। बीरबल साहनी की बात करें तो भारतीय पहले बॉटनी और वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी इनके प्रमुख वैज्ञानिक रहे। हमारे बीरबल साहनी किसमें पहले बॉटनी मतलब पुरातत्व जो वनस्पति है और वनस्पति विज्ञान बॉटनी इनके प्रमुख वैज्ञानिक रहे। उन्होंने प्राचीन पौधों के विकास, भूतकालीन पारिस्थितिकी परिवर्तन इन क्षेत्रों में अध्ययन किया, जो क्या भारतीय वनस्पति और पारिस्थितिकी के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले थे। उन्होंने जो अध्ययन किया, अध्ययन के क्षेत्र तो आप समझ गए होंगे। प्राचीन पौधे थे मतलब जो हमारे एंशिएंट का मतलब जो हमारे जुरासिक काल के हैं, उससे पहले के ये जो हमारे अक्कलकोट फॉसिल पार्क है जैसलमेर के अंदर, तो इस तरह हमारे जो बहुत सारे
पादप है, तो उनका अध्ययन उन्होंने क्या किया। वे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय में एक प्रतिष्ठित नाम है और उनकी खोज ने क्या भारतीय वनस्पति विज्ञान को एक नई दिशा दी। तो उनकी जो खोज है तो उन्होंने क्या किया, भारतीय वनस्पति विज्ञान को एक नई दिशा दी। बात करें पैलियोबोटनी में योगदान की बात करें तो बीरबल साहनी का मुख्य योगदान पैलियोबोटनी यानी प्राचीन पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन में था। मतलब जीवाश्म विज्ञान है एक तरह की वनस्पतियों की, तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया। उन्होंने भारत में पाए गए जो प्राचीन पौधे हैं उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया, जिससे प्राचीन पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। इनसे क्या होता है, जो हमारे प्राचीन पौधे थे किस तरह का मौसम में रहते थे, किस तरह का वातावरण था, क्यों नष्ट हो गए, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। उन्हें गंगेटिक तट मतलब जो हमारी गंगा नदी है उसके जो किनारों की बात करें और राजस्थान में पाए गए जीवाश्म उनका काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया। पुरानी जलवायु और पारिस्थितिकी परिस्थितियों के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, तो उन्होंने ये कार्य किए। खासकर उन्होंने गंगा तट पे और राजस्थान के जो जीवाश्म है उनका अध्ययन किया। बात करें हमारे भारतीय वनस्पति विज्ञान का विकास, तो उन्होंने क्या किया, हम भारतीय वनस्पति विज्ञान के विकास में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान किया। बीरबल साहनी ने भारत के प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन किया, भारतीय वनस्पति विज्ञान को एक नया आयाम दिया। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, भारतीय वनस्पति विज्ञान को एक नया आयाम, नया रूप दिया। उन्होंने विशेष रूप से पौधों की उत्पत्ति, उनके विकास के इतिहास पर शोध कार्य किया। इस विषय में कई महत्वपूर्ण पेपर भी उन्होंने छापे। इसी विषय पर क्या है, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पेपर छापे। उनका योगदान पौधों के जीवन चक्र, विकास और संरचना के अध्ययन में भी था। उन्होंने जो योगदान दिया, उनका योगदान क्या, पौधों के जीवन चक्र, विकास और संरचना के अध्ययन में भी था। अब उनके द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट पर शोध कार्य के लिए बात करें तो उन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव पर कार्य किया। क्या, बीरबल साहनी के प्राचीन जलवायु परिवर्तन, बीरबल साहनी ने क्या किया, प्राचीन जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में शोध कार्य किया। अब उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय दबाव के कारण पृथ्वी के पौधों और वनस्पतियों में परिवर्तन हुआ है। उन्होंने ये सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत था हमारा, जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय बदलाव के कारण पृथ्वी के पौधों और वनस्पतियों में परिवर्तन हुआ था, जो आज भी जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध हुआ है। जो क्या आज भी जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित हुआ। बात करें विज्ञान में शिक्षा और संस्थान का विकास, बीरबल साहनी ने विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय में पैलियोबोटनी और वनस्पति विज्ञान की विभाग की स्थापना की। तो बीरबल साहनी ने क्या किया, विज्ञान के क्षेत्र में कई शिक्षा के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने क्या किया, कानपुर जो हमारे यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर विश्वविद्यालय में एक पैलियोबोटनी और वनस्पति विज्ञान इसका एक डिपार्टमेंट मतलब विभाग की स्थापना की। उन्होंने पैलियोबोटनी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, पैलियोबोटनी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया, जिससे भारत में वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। तो उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। फिर बात करें शैक्षिक और उनका वैज्ञानिक योगदान, या शैक्षिक और उनका वैज्ञानिक योगदान के बारे में बात करें तो भारत में वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिक्षाविद और शोधकर्ता थे। वे कहते हैं भारत में वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षाविद और शोधकर्ता थे। उन्होंने कई प्रमुख विज्ञान पत्रिकाओं में अपने शोध प्रकाशित किए। भारत और विदेशों में एक वैज्ञानिक के रूप में उनको सम्मानित किया जाता है। इसी वजह से भारत और विदेशों में क्या उनको एक वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका योगदान भारत में जीवाश्म विज्ञान और प्राचीन पौधों के अध्ययन में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उनका जो ये योगदान है तो भारत में जीवाश्म विज्ञान और जो प्राचीन पौधे हैं उनके अध्ययन में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। तो अब बीरबल साहनी की बात करें तो बीरबल निष्कर्ष के रूप में देखें तो बीरबल साहनी का योगदान पैलियोबोटनी, वनस्पति विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित रहा। उन्होंने भारत के प्राचीन पौधों पारिस्थितिकी के अध्ययन में योगदान दिया। वह आज भी भारत विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके शोध कार्यों ने भारतीय वनस्पति विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनके योगदान का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। वैज्ञानिक का नाम क्या है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की बात करें तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर भारतीय वैज्ञानिक शोधकर्ता थे।
क्या थे? भारतीय वैज्ञानिक और शोधकर्ता थे हमारे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जिन्होंने रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, भौतिक रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री और वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कार्य किया। उन्होंने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए, जो उन्होंने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में उनका अद्वितीय कार्य था, उसमें सम्मानित किया गया और वे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संस्थापक भी थे। उन्होंने क्या अपने नाम से एक पुरस्कार की शुरुआत की, जो भारतीय वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है कि यदि कोई बेहतर और सबसे शानदार शोध करता है कोई, तो उसको ये हमारे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं उनके योगदान की। सबसे पहले उनका भौतिक रसायन, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें उनका योगदान था, उसके बारे में बात करें तो डॉक्टर भटनागर ने रसायन शास्त्र, विशेष रूप से जो फिजिकल केमिस्ट्री, इसके क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने रसायन शास्त्र और विशेष रूप से फिजिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने रासायनिक प्रतिक्रियाओं और मॉलिक्यूलर संरचनाओं के अध्ययन में कई दृष्टिकोण और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने क्या किया? रासायनिक प्रतिक्रियाओं और मॉलिक्यूलर संरचनाओं के अध्ययन में नए दृष्टिकोण और सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनकी शोध ने रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए नई विधियों और तकनीकों को विकसित करने में भी मदद की। जो उनका शोध कार्य था, तो उनके शोध ने क्या किया? रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए नई विधियों और तकनीकों को विकसित करने में भी मदद की। अब हम बात करेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब CSIR की स्थापना की। क्या CSIR की स्थापना की बात करें तो डॉक्टर भटनागर ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब हमारा CSIR है, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CSIR की जो स्थापना थी, तो उसमें जो संस्थापक थे, उनमें से एक हमारे शांति स्वरूप भटनागर भी थे। जो भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता और सुविधाएं प्रदान करती है। जो हमारी ये CSIR है, CSIR किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो CSIR हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक और शोधकर्ता है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में भी मदद करती है। CSIR की बात करें तो CSIR ने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा दिया। भारतीय उद्योगों को नवीनतम तकनीकी समाधान प्रदान किए। भारतीय उद्योग थे, तो भारतीय उद्योगों को कई नवीनतम समाधान या चीज़ें मतलब जो जैसे हमारी नीरी है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो हमारी CSIR के द्वारा बनाए गए। अब बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना की। क्या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना की बात करें, कैसे हुआ, क्या सीन था? तो बात करें तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, क्या भारत में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना। ये पुरस्कार क्या हर साल भारतीय वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए दिया जाता है। यदि कोई भी वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक उनके क्षेत्र में बेहतर शोध कार्य करता है, तो उनके कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने, उन्हें वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये पुरस्कार क्या करता है? उनको एक तो उनके क्षेत्र के अंदर शोध करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ विश्व में उनको सम्मान दिलाने में भी मदद करता है। क्योंकि जिन जिन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला हुआ है, विश्व में ख्याति प्राप्त है। बात करें विज्ञान में के लिए उनके योगदान और नेतृत्व की, तो डॉक्टर भटनागर का जीवन और कार्य भारतीय विज्ञान के विकास की दिशा को तय करने में मददगार साबित हुआ। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। उन्होंने क्या किया? भारतीय विज्ञान संस्थानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और साथ ही साथ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि और नेतृत्व ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखी, जिससे क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए नई संभावनाएं खुलती है। ये नए नए जो वैज्ञानिक आए हैं, तो नई नई पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए नई नई संभावनाएं खुली है। अब भारतीय वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह उन्होंने कार्य किया। तो बात करें इस क्षेत्र में, तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का कार्य भारतीय विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत बना। उन्होंने भारत वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारतीय योगदान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने क्या किया? वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारतीय योगदान है उसको वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उनके कार्यों ने भारतीय वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक शोध और विकास के प्रति समर्पित किया।
और विज्ञान की दुनिया में भारत की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत किया। क्या विज्ञान की दुनिया में क्या किया? भारत की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत किया। निष्कर्ष के रूप में देखें तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का योगदान रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक संस्थाओं के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उनका कार्य आज भी भारतीय विज्ञान में प्रेरणा का स्रोत है। उनके योगदान ने भारतीय विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई है। ये थे हमारे कौन? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को हमने देख लिया। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे कोमारवोलु चंद्रशेखरन, जिन्हें के चंद्रशेखरन भी कहते हैं। कोमारवोलु चंद्रशेखरन या के चंद्रशेखरन की बात करें तो कोमारवोलु चंद्रशेखरन भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित, सांख्यिकी और सांख्यिक भौतिकी मतलब स्टैटिकल फिजिक्स इनके क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी विज्ञान में एक महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं। कौन? कोमारवोलु चंद्रशेखरन। ये क्या? गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी विज्ञान इनके क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं। सांख्यिकी भौतिकी में उनके योगदान की बात करें तो कोमारवोलु चंद्रशेखरन ने सांख्यिकी भौतिकी मतलब जो हमारे स्टैटिकल फिजिक्स है इसके क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। स्टैटिकल फिजिक्स है तो इसके क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। उन्होंने गैसों और पदार्थों के जो स्टैटिक्स व्यवहार है उसका अध्ययन किया। क्या? उन्होंने गैसों और पदार्थ है, गैस और पदार्थ तो उनके व्यवहार का अध्ययन किया जो भौतिकी के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्या? भौतिकी के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। उनके प्रमुख शोध आणविक गतिशीलता, पारंपरिक भौतिकी सिद्धांतों की गहरी समझ से संबंधित थे। उन्होंने जो शोध कार्य किए उनका शोध क्या? आणविक गतिशीलता और पारंपरिक भौतिकी सिद्धांत उनकी गहरी समझ से संबंधित थे। अब बात करें उनके गणित और सांख्यिकी में योगदान की। किसमें? गणित और सांख्यिकी में उनके योगदान की बात करें तो चंद्रशेखरन ने गणितीय, सांख्यिकी और वर्गीकरण के अध्ययन में योगदान दिया। चंद्रशेखरन ने क्या किया? गणितीय, सांख्यिकी और वर्गीकरण इनके अध्ययन में योगदान दिया। उनकी गणितीय विधियों ने भारतीय सांख्यिकी और गणित के क्षेत्र में नए रास्ते खोले। तो उनकी जो गणितीय विधियाँ थी तो गणितीय विधियों ने भारतीय सांख्यिकी और गणित के क्षेत्र में कई रास्ते खोले, कई चीज़ें उन्होंने इसके बारे में बताई। उन्होंने गणितीय मॉडल और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उन्होंने क्या किया? गणितीय मॉडल और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए नए दृष्टिकोण और तकनीक विकसित की, जिससे ये दोनों क्षेत्र उन्नति की दिशा में आगे बढ़े। जो हमारे गणितीय मॉडल और सांख्यिकी विश्लेषण ये दोनों नए क्षेत्र, एक तो इनको नए दृष्टिकोण और तकनीक विकसित हुई, साथ ही साथ ये दोनों क्षेत्र का उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़े। फिर बात करें सांख्यिकी जो शिक्षा और प्रशिक्षण की, तो सांख्यिकी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र की बात करें तो कोमारवोलु चंद्रशेखरन इनका काम सांख्यिकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने सांख्यिकी विधियों को समझाने की और भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनका समावेश करने के लिए कई प्रयास किए। तो उन्होंने क्या किया? सांख्यिकी विधियों को समझाने के लिए और भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनका समावेश करने के लिए कई प्रयास किए। उनके कार्यों ने सांख्यिकी और गणित को भारतीय शिक्षा में एक आवश्यक विषय बना दिया। क्या? उनका जो कार्य था, उनके कार्यों ने क्या किया? सांख्यिकी और गणित को भारतीय शिक्षा में एक अनिवार्य विषय बना दिया, आवश्यक विषय बना दिया। मतलब कोई भी ले सकता है, एक अलग से सब्जेक्ट बन गया। उनके योगदान ने इस विषय में लोगों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रुचि भी बढ़ाई। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके सम्मान की, तो कोमारवोलु चंद्रशेखरन का कार्य भारतीय गणित और सांख्यिकी समाज के लिए अति महत्वपूर्ण था। उनके योगदानों को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा भी सराहा गया। वे कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थाओं से जुड़े रहे। उन्होंने भारत को वैज्ञानिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में भी योगदान दिया। अब निष्कर्ष के रूप में देखिए हमारे चंद्रशेखरन साहब की, तो कोमारवोलु चंद्रशेखरन का योगदान गणित, सांख्यिकी और सांख्यिकी भौतिकी इनके क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनके कार्य ने भारतीय गणित और सांख्यिकी के क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलवाया। उनके शोध और योगदान आज भी भारतीय विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित हुए। तो कोमारवोलु चंद्रशेखरन की हमने बात की। आगे आते हैं अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे राजा रमन्ना। अगले वैज्ञानिक कौन? हमारे राजा रमन्ना। तो राजा रमन्ना की बात करें तो राजा रमन्ना हमारे भारतीय भौतिक विज्ञानी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे हमारे राजा रमन्ना? तो राजा रमन्ना हमारे भारतीय भौतिक विज्ञानी थे, साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
क्या भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। भारत के परमाणु बम परीक्षण जो पहली बार किया गया था जो हमारे 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो उस ये प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे जो इन्हीं के योगदानों से वह कार्य किया गया। इनका प्रमुख कार्य भौतिकी, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा नीति इनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित हुआ। कौन थे हमारे? राजा रमन्ना। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान की बात करें तो राजा रमन्ना ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राजा रमन्ना ने क्या किया? भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, क्या भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, तो उसकी नींव रखने में तो शुरुआती समय की बात कर रहे हैं तो उस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के परमाणु परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। जब भारत का परमाणु परीक्षण किया जा रहा था उस समय के वैज्ञानिक थे जितने भी, उनमें से एक प्रमुख वैज्ञानिक हमारे राजा रमन्ना थे। उन्होंने पोखरण फर्स्ट जो 1974 में किया गया उस परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह परीक्षण के भारत के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। क्या भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग AEC उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कई अनुसंधान परियोजनाओं की भी उन्होंने निगरानी की। क्या भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसको भी आगे बढ़ाया। साथ ही साथ क्या है जो इसमें नए नए अनुसंधान भी किए। तो भौतिकी और परमाणु अनुसंधान की बात करें तो भौतिकी और परमाणु अनुसंधान की बात करें तो राजा रमन्ना ने भौतिकी और परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में गहरी समझ विकसित की। क्या हुआ? हमारे राजा रमन्ना ने भौतिकी और परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में गहरी समझ विकसित की। उनका मुख्य कार्य न्यूक्लियर फिजिक्स और परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित था। तो उन्होंने जो कार्य किया तो उनका मुख्य कार्य क्या रहा? न्यूक्लियर फिजिक्स और परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को समझने में संबंधित था। उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन, परमाणु विस्फोटक तकनीक और वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में काम किया। तो क्या हुआ? परमाणु विस्फोटक तकनीक और वैज्ञानिक जो उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। अब हम बात करें भारतीय परमाणु परीक्षण जो हमारा पोखरण का था, पोखरण फर्स्ट कहते हैं जिसे, उसकी बात करें तो राजा रमन्ना की अगुवाई में, इनकी राजा रमन्ना की अगुवाई में भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे इस्माइली नाम दिया। क्या दिया नाम? इस्माइली नाम दिया। तो स्माइलिंग बुद्धा नाम था वैसे तो। और यह भारत के परमाणु वैज्ञानिक और रणनीतिक दृष्टिकोण में से एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह परीक्षण न केवल भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता भी प्रदर्शित होती है। जो हमारे पोखरण फर्स्ट था जो हमारा 18 मई 1974 को हुआ था, तो ये भारत को कई क्षेत्रों में प्रगति देता है, मतलब आगे बढ़ाता है और देशों से। शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान की बात करें तो राजा रमन्ना ने भारतीय विज्ञान संस्थाओं, युवाओं के लिए अनुसंधान अवसरों की स्थापना में भी योगदान दिया। तो राजा रमन्ना ने क्या किया? भारतीय विज्ञान संस्थाओं और युवाओं के लिए अनुसंधान अवसरों की स्थापना में भी योगदान दिया। भारतीय विज्ञान नीति और ऊर्जा नीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। क्या रहा कि वे भारतीय विज्ञान नीति और ऊर्जा नीति के क्षेत्र में भी सक्रिय थे। उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने क्या किया? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान की बात करें तो वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जैसे संस्थाओं के सदस्य भी रहे। उनके प्रयासों से भारत ने वैश्विक परमाणु ऊर्जा सुरक्षा और समझौतों में भी भाग लिया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें राजा रमन्ना के बारे में, तो राजा रमन्ना का योगदान परमाणु विज्ञान, भौतिकी, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उनका कार्य न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि वैज्ञानिक और ऊर्जा नीति के क्षेत्र में भी अनमोल योगदान रहा है। उनके नेतृत्व और अनुसंधान ने भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। उन्होंने भारतीय विज्ञान को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया। क्या भारतीय विज्ञान को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया। और आज के हमारे जो लास्ट वैज्ञानिक रहेंगे, लास्ट वैज्ञानिक कौन है? हमारे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें PC महालनोबिस भी कहते हैं। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये PC महालनोबिस कहते हैं, भारतीय सांख्यिकीज्ञ
गणितज्ञ और सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध रहा। वे कहते हैं हमारे सांख्यिकी भारत इंडियन स्टैटिस्टिक्स और हमारे मैथमेटिशियंस थे और स्टैटिस्टिक्स में उनके योगदान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उन्हें भारतीय सांख्यिकी विज्ञान का पितामह माना जाता है। क्या माना जाता है? मैंने भारतीय सांख्यिकी विज्ञान है तो सांख्यिकी विज्ञान का पितामह माना जाता है। और उनका जो योगदान है उनका योगदान विशेष रूप से सांख्यिकी और आर्थिक योजनाओं के क्षेत्र में था। उन्होंने भारत में सांख्यिकी अनुसंधान और सांख्यिकी विधियों के विकास में एक नई दिशा दी। उन्होंने जो कार्य किया तो उनका कार्य ने किया भारत में सांख्यिकी अनुसंधान और सांख्यिकी विधियों के विकास में एक नई दिशा दी। अब बात करें भारतीय सांख्यिकी के विकास में उनके योगदान की बात करें कि भारतीय सांख्यिकी के विकास में उनके योगदान की बात करें तो महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान मतलब ISI की स्थापना की, जो आज भारत और विश्व में सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यह संस्थान भारत में सांख्यिकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता है। जो हमारा ये संस्थान है, ये संस्थान क्या करता है? भारत में सांख्यिकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता है। उन्होंने सांख्यिकी उपयोग को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से जनगणना, समाज और स्वास्थ्य विज्ञान और आर्थिक और विकासात्मक योजनाओं में सांख्यिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया। महालनोबिस दूरी का विकास महालनोबिस दूरी का विकास की बात करें तो महालनोबिस दूरी की अवधारणा विकसित की तो सांख्यिकी के लिए एक महत्वपूर्ण माप थी और यह एक माप जो किसी बिंदु और वितरण के बीच का अंतर दर्शाता है। और क्लस्टर विश्लेषण मतलब क्लस्टर एनालिसिस में इसका उपयोग बहुत ही व्यापक रूप से किया जाता है। इसका महालनोबिस दूरी का यह सांख्यिकी में विशेष रूप से जो हमारे मल्टीवेरिएट विश्लेषण है उसमें एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो महालनोबिस दूरी है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल विशेष रूप से मल्टीवेरिएट विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में किया जाता है। तो भारतीय योजना आयोग के लिए योगदान की बात करें तो महालनोबिस ने भारतीय योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है उसके सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने भारत की योजनाओं के लिए सांख्यिकी और सांख्यिकी मॉडल का भी प्रयोग किया। उनका काम 5 वर्षीय योजनाओं के तहत आर्थिक योजना बनाने में था, जिसमें आधिकारिक सांख्यिकी का उपयोग करके भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की जो स्थितियाँ हैं उनका विश्लेषण करना था। उन्होंने सांख्यिकी तकनीकों का इस्तेमाल किया जो भारत के आर्थिक विकास और योजनाओं के लिए बुनियादी आधार बनी। अब बात करें हमारे स्वास्थ्य और समाज के अध्ययन में उनका योगदान की बात करें तो महालनोबिस ने स्वास्थ्य और समाज के अध्ययन में सांख्यिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा विकसित सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आधिकारिक डेटा संग्रहण में किया गया। उन्होंने समाजशास्त्र और जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी का उपयोग किया। इसे पारंपरिक समाज विज्ञान के साथ जोड़ा, जो पारंपरिक समाज विज्ञान है उसके साथ जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और योगदान की बात करें तो महालनोबिस को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी समुदाय में भी पहचान मिली। उन्होंने इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जैसे कई संस्थानों में योगदान दिया। फिर नेल्सन रॉकेफेलर फाउंडेशन और UNSD यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन इनसे भी जुड़े रहे, जहां उन्होंने सांख्यिकी की भूमिका को वैश्विक स्तर तक बढ़ाया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें हमारे PC महालनोबिस साहब के बारे में तो PC महालनोबिस का सांख्यिकी और आर्थिक योजना के क्षेत्र में योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनका कार्य न केवल भारत में सांख्यिकी और आर्थिक नीति के लिए पथ प्रदर्शक रहा, बल्कि उन्होंने वैश्विक सांख्यिकी और विकासात्मक अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका योगदान आज भी क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान और सांख्यिकी विज्ञान के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 था, जिसके अंतर्गत हमने हमारे वैज्ञानिक हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अनुभव ज़रूर बताएं। धन्यवाद।